जब 1975 में आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष के थे और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भूमिगत रहकर तानाशाही शासन के खिलाफ लड़े। उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया और जेल में बंद नेताओं के परिवारों की सहायता भी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उस दौरान कई बार अपने भेष बदले और भूमिगत रहकर संघर्ष किया। पीएम मोदी ने आपातकाल और उसके बाद की परिस्थितियों पर संघर्ष मां गुजरात इस नामक की एक पुस्तक भी लिखी है। तो देखिए आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। 50 साल पहले की दास्तान जब जुबान पर आती है तो आंखें नम और मन बेसुध हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में उल्लेखित उस दौर में जो भी निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे तानाशाही व्यवस्था ने कुचल दिया। इसकी शुरुआत अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेल में ठूसने से हुई। जबकि जुल्म ज्यादती के उस दौर में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें अग्रणी भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। 25 साल के पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लक्ष्मण राव इनामदार, केशव राव देशमुख और वसंत गजेंद्र गढ़कर जैसे गुजरात के आरएसएस के प्रमुख लोगों के अधीन काम किया। साथ ही नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेगड़ी के साथ समन्वय से काम किया, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व किया। गुजरात पुलिस के अत्यधिक सतर्क रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान पुलिस के गिरफ्त से बचते रहे। उन्होंने एक साधु, एक सरदार, एक अगरबत्ती विक्रेता और यहाँ तक एक पगड़ीधारी बुजुर्ग सिख का वेश धारण किया ताकि वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। उन्होंने एक बार मुंबई के एक मिशन के दौरान भावी भाजपा नेता मकरंद देसाई के बेटे के रूप में खुद को पेश किया। यह योजना उन्होंने निगरानी से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की थी। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों की छपाई, अनुवाद और राष्ट्रव्यापी वितरण की देखरेख की। उन्होंने कोड सिस्टम की शुरुआत की, फोन नंबर में अंकों की अदला बदली की, सत्यनारायण पूजा जैसे धार्मिक समारोहों के आयोजन से अभियान को गति दी। गुप्त आरएसएस बैठकों के लिए चंदन का कार्यक्रम, एक कोड वाक्यांश रखा गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को पुलिस के संदेश से बचने के लिए बैठक स्थलों के बाहर अपनी चप्पलें बिखेरने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेगड़ी और वीएम तार कुंडे जैसे आपातकाल विरोधी नेताओं की गुजरात में प्रमुख यात्राओं का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जेपी को रिहा करो और आपातकाल हटाओ जैसे नारों के लिए भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक युवा स्वयंसेवक हतोत्साहित महसूस कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, भले ही आप अकेले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की मंशा सही है तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद स्वयं सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और भोजन पहुंचाने का काम किया। उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हुए संघर्ष मां गुजरात की रचना की। इसकी प्रशंसा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे पटेल ने की थी। द इकोनॉमिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ने आरएसएस के अनूठे और संगठित प्रतिरोध को स्वीकार किया। खास तौर पर गुजरात को एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दी। आपातकाल के अनुभवों ने गहराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को प्रभावित किया। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे भारत के सबसे लोकतांत्रिक संकट के दौर में देश ने एक प्रिय नेता को गढ़ा।